दोस्तों, इस तारीखी जायजे में खुश आमदीद। जरा सोचिए, एक ऐसा बरसगीर जिसने बड़े बड़े ताकतवर फातहीन को धूल चटा दी, वो आखिरकार एक अकेली और बेहद पुरअज़्म तजारती कारपोरेशन के कब्जे में कैसे चला गया। आज हम दुनिया के सबसे बड़े और हैरानकुन तजारती कब्जे यानी एक हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेक ओवर की इस नाकाबिले यकीन कहानी की गहराई में जाएंगे। अब इस फिगर पर जरा गौर करें। 45 ट्रिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये वो खतीर रकम है जो बरतानियों ने अपने 200 साला दौरे हुकूमत में बरसगीर से निकाली। इतनी बड़ी रकम ने इस खित्ते की मईशत और तारीख का तो बिल्कुल नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो हम इस जायजे में क्या कवर करने वाले हैं? हम इस कहानी को चंद अहम मराहिल में समझेंगे। पहले इंडियन मार्केट में उनका दाखिला, फिर वो एक बहुत बड़ी गलती जो उनसे हुई, उसके बाद पैदा होने वाला इंतशार, फिर बंगाल पर उनका जारहाना कब्जा और आखिर में उनकी मशहूर ज़माना हिकमत अमली तकसीम करो और हुक्मरानी करो। तो चलिए पहले मरहले से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर ये मामूली ताजिर एक कॉर्पोरेट प्लेयर कैसे बने और इंडियन मार्केट में इनकी एंट्री कैसे हुई। अगर हम 15वीं और 16वीं सदी की इस टाइमलाइन को देखें तो एक बात बड़ी दिलचस्प नजर आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल इस मार्केट में काफ़ी लेट आई थी। 1498 में वास्को डिगामा के जरिए पुर्तगाली आए, फिर 1602 में डच कंपनी दाखिल हुई और ब्रिटिश कंपनी बहुत बाद में यानी 1608 में सूरत के साहिल पर उतरी। मतलब मुसाबकत तो यहाँ पहले ही बहुत शदीद थी। अब यहाँ इन दो सिफारती कोशिशों का मुवाजना बड़ा कमाल है। 1609 में विलियम हॉकिंस ने मुगल शहंशाह जहांगीर को मुतासर करने की कोशिश की, लेकिन वो तिजारती हुकूक हासिल करने में बिल्कुल नाकाम रहे। इसके बरक्स 1615 में थॉमस रो ने एक ज़बरदस्त सिफारती हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने अंग्रेज़ी के बजाय फ़ारसी में बात की और यूरोप से जदीद तुरबीन और घड़ियां तोहफे में दीं। इस स्मार्ट मूव का नतीजा ये निकला कि कंपनी अपने इब्तिदाई तिजारती हुकूक हासिल करने में कामयाब हो गई। लेकिन फिर 1670 में कहानी एकदम पलटती है। बादशाह चार्ल्स दोम का एक फरमान सामने आता है और इस हुक्मनामे ने एक सादा सी तिजारती चौकी को एक खौफनाक अस्करी तंजीम में बदल कर रख दिया। जरा सोचें, कंपनी को इलाके फतह करने, अपनी ज़ाती फौज रखने और यहाँ तक कि मकामी सतह पर सिविल और क्रिमिनल कानून नाफिज करने के अख्तियारात दे दिए गए। कॉर्पोरेट तारीख में ऐसा बेमिसाल मोड़ शायद ही कभी आया हो। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। जहाँ इतनी पावर मिल जाए वहाँ गलतियाँ भी होती हैं, और ये थी उनकी पहली बड़ी और तबाहकुन फौजी गलती। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा निडर हो गई थी? बिल्कुल, और उसका जवाब कंपनी के गवर्नर जोज़ाया चाइल्ड के गुरूर में छुपा है। उसने क्या किया? तमाम पुराने मुआहदों को साइड पर रखा, खुद को एक डिक्टेटर समझा और 1686 में सीधा ताकतवर मुगल सल्तनत के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया। और जाहिर है इस मुतकब्बिराना कदम का नतीजा तबाहकुन साबित होना था। कंपनी को मुगल गवर्नर शाइस्ता खान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैक्ट्रियां तबाह कर दी गईं, ऑफिसरान को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें इंतहाई रुसवाई के साथ पीछे हटना पड़ा। कंपनी का जो कॉर्पोरेट तौसी का ख्वाब था ना, वो बिल्कुल मुंदहिम हो गया और एक वक्त तो ऐसा लगा कि जैसे उन्हें इस बरे-आज़म से ही निकाल बाहर कर दिया जाएगा। इस हजीमत के बाद कंपनी को 50 लाख रुपए का भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। और ये जुर्माना देने का तरीका, मुगल शहंशाह औरंगजेब के सामने कंपनी के डायरेक्टर को लफ्जी तौर पर घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जाकर मुगलों ने ये जुर्माना लेकर उन्हें दोबारा तिजारत की इजाज़त दी। यकीनन ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। अब बारी आती है हमारे तीसरे मरहले की, जहाँ से सूरत हाल ने पलटा खाया। इंतशार का दौर और गैर मुल्की मुसाबकत, और सबसे अहम, इस खला का फ़ायदा कैसे उठाया गया। हुआ कुछ यूं कि 1707 में शहंशाह औरंगजेब की मौत के बाद सल्तनत मराठा, जाट और इलाकाई नवाबों के छोटे छोटे हिस्सों में बट गई। और सच पूछें तो इस सियासी बिखराव और अदम इस्तेकाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी प्राइवेट फौज बढ़ाने का एक सुनहरी मौका दे दिया। इसी दौरान 1746 से 1763 के दरमियान लड़ी जाने वाली कर्नाटक जंगों में कंपनी ने अपने सबसे बड़े फ्रांसीसी तिजारती हरीफों का भी मुकम्मल सफाया कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है इस तारीख का सबसे अहम मोड़, बंगाल पर जारहाना कब्जा।
یعنی وہ مقام جہاں انہوں نے اپنی اصل حکمت عملی کا نفاذ کیا۔ رابرٹ کلائیو کی وہ چالاک حکمت عملی ذرا مرحلہ وار دیکھتے ہیں جس نے بنگال کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ پہلا قدم آرمی کمانڈر میر جعفر کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملانا۔ دوسرا قدم مقامی امیر ترین تاجر جگت سیٹھ سے اتحاد کرنا۔ اور تیسرا اور آخری قدم 1757 کی جنگ پلاسی میں کامیابی حاصل کرنا۔ اس طرح انہوں نے طاقت اور پیسے کے بلبوتے پر بنگال میں اپنا ایک کٹ پتلی CEO بٹھا دیا، ایک پرفیکٹ ہاسٹائل ٹیک اوور۔ اس قبضے کا فوری اور ہولناک نتیجہ کیا نکلا؟ 3 کروڑ روپے کا جرمانہ جو کارپوریشن نے فوراً بنگال کے خزانے سے نکال لیا۔ اس بے رحمانہ انخلا کا اثر یہ ہوا کہ بنگال جیسا انتہائی خوشحال خطہ اچانک شدید غربت اور بدحالی میں دھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد 1764 کی جنگ بکسر کے نتائج نے برطانوی طاقت کو ایسا مستحکم کیا کہ کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار 3 بڑے حکمران یعنی میر قاسم، نواب آف اودھ اور مغل شہنشاہ سب ایک ساتھ مل کر میدان میں آئے، لیکن وہ بھی مل کر اس انتہائی منظم کارپوریٹ آرمی کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ مزاحمت کی رہی سہی امید بھی یہیں ٹوٹ گئی۔ اب 1765 کے معاہدہ الہ آباد کی تفصیلات دیکھیں۔ یہ دراصل ایک مکمل قانونی ہائی جیکنگ تھی۔ 1765 سے پہلے جہاں علاقائی نواب ٹیکس جمع کرتے تھے اور مقامی سلطنتوں کا کنٹرول تھا، وہیں اس معاہدے کے بعد ٹیکس کلیکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی اور ریونیو پر سارا کا سارا کنٹرول برطانوی تاج کے پاس چلا گیا، یعنی سارا منافع براہ راست برطانیہ جانے لگا تھا۔ اب ہم اس جائزے کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، وہ حکمت عملی جسے ہم سب جانتے ہیں: تقسیم کرو، فتح کرو اور حکمرانی کرو، یعنی مکمل اجارہ داری۔ مراٹھا سلطنت کی یہ تاریخ ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ ایک طرف 1770 کی دہائی میں نانا فڑنویس کی قیادت میں مراٹھا اتحاد ہے، جس نے کمال یکجہتی دکھاتے ہوئے انگریزوں کو پسپائی پر مجبور کیا۔ لیکن دوسری طرف ذرا دیکھیں، 1800 میں ان کی موت کے بعد مراٹھا سلطنت اندرونی اختلافات کا شکار ہو کر کئی پیشواؤں میں بٹ گئی، اور اسی باہمی دشمنی اور تقسیم نے کمپنی کو ان پر مکمل طور پر حاوی ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ایک انتہائی گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑ جاتی ہے۔ مقامی سلطنتوں کے اندرونی خلفشار اور باہمی دشمنیوں نے انسانی تاریخ کے سب سے منافع بخش کارپوریٹ قبضے کی راہ کیسے ہموار کی؟ ایک منظم غیر ملکی کمپنی نے مقامی تفریق کا کس طرح فائدہ اٹھایا اور ٹریلینز کی دولت سمیٹی؟ تاریخ کا یہ سبق آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔